हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार उद्धव क्लासेस पर। फ्रेंड्स, आज की सेशन में देखेंगे आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम जो 7 मार्च फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चंस पूछे गए फ्रेंड्स, उस क्वेश्चंस का एनालिसिस करेंगे जो फ्रेंड्स आपके इसी आधार पर क्वेश्चंस आने वाले एग्जाम पे पूछे जाते हैं और कौन कौन से फ्रेंड्स आपके राइट आंसर होंगे इस सेशन में देखेंगे। सारे क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके ऑथेंटिक है और स्टूडेंट के रिव्यू के द्वारा ये क्वेश्चंस लिए गए हैं, तो सेशन के अंत तक जरूर बने रहिएगा फ्रेंड्स। ये सेशन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए फ्रेंड्स, एक एक करके क्वेश्चंस देखते हैं आपके कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सारे क्वेश्चन फ्रेंड्स हम लोग ऑनलाइन फॉर्म में देखेंगे, जो फ्रेंड्स हमें जितना क्वेश्चंस मिल पाए फ्रेंड्स मैं इस सेशन के माध्यम से कराऊंगा। इसमें फ्रेंड्स केवल जीके के और करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस और साइंस के क्वेश्चंस ही कवर कर पाएंगे। पहला क्वेश्चन आपके पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा एक प्रसिद्ध सितार वादक थे, यानी कि व्यक्ति दिया गया था, व्यक्तियों का नाम और पूछा गया था कौन से इनमें से सितार वादक थे। तो इनमें से जो आपके सितार वादक कौन कौन थे फ्रेंड्स इसमें देख लेते हैं। आप जो ऑप्शन रहे होंगे उसके आपके राइट आंसर हो जाते हैं। तो पंडित रविशंकर, उस्ताद विलायत खान और स्मिता नागदेव और अरविंद पारिख जैसे कई प्रसिद्ध सितार वादक है। तो ये व्यक्ति फ्रेंड्स आपके सितार वादक है। आपके ऑप्शन जो रहे होंगे फ्रेंड्स वो आपके राइट आंसर हो जाते हैं। तो ध्यान रखिए, आपके सितार वादक से संबंधित क्वेश्चन आपके पूछा गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपके पॉलिटी से संबंधित। पॉलिटी के क्वेश्चन फ्रेंड्स अभी के समय में जो है ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, आपके 5वीं अनुसूची में किसका उल्लेख किया गया है। तो 5वीं अनुसूची जो है फ्रेंड्स आपके अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों से जुड़े प्रावधान है। इन प्रावधानों का मकसद इन समुदायों के हितों की रक्षा करना तथा इसके शोषण को रोकना इसका उद्देश्य है। तो कौन सी अनुसूची है? 5वीं अनुसूची। अगला पूछा गया था आपके इनमें से कौन सी नदी सिंधु नदी की सहायक नहीं है। नहीं के संदर्भ में पूछे गए फ्रेंड्स। अब सिंधु नदी के कौन कौन सी सहायक नदी है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं सिंधु की सहायक नदियों में है आपके झेलम नदी, चिनाब नदी, रावी नदी, ब्यास नदी और सतलज नदी। ये नदियाँ जो है आपके सिंधु की सहायक नदियों में से शामिल है। और ऑप्शन में आपका दिया गया था महानंदा नदी। तो महानंदा नदी फ्रेंड्स आपके सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं थी, जबकि गंगा की सहायक नदी थी। तो ध्यान रखिए, आपके नदी से रिलेटेड सवाल पूछे गए हैं। अगला पूछा गया था आपके गंगा नदी से ही रिलेटेड पूछा गया था। गंगा नदी के दाहिने किनारे पर मिलने वाली नदियाँ कौन सी हैं। तो गंगा नदी के दाहिने किनारे पर मिलने वाली नदियों जो है फ्रेंड्स आपके हो जाते हैं आपके यमुना नदी है, चंबल नदी है, सिंधु नदी है, बेतवा नदी है, केन नदी, टोंस नदी, उसके बाद सोन नदी, पुनपुन नदी और दामोदर नदी। ये जो नदियाँ हैं फ्रेंड्स आपकी जो है आपके गंगा नदी के दाहिने किनारे पर मिलने वाली नदियां हैं। जबकि फ्रेंड्स गंगा के बाएं किनारे पर मिलने वाली नदियों में है गोमती नदी, घाघरा नदी और गंडक नदी और कोसी नदी। ये नदियां जो है आपके गंगा नदी के जो है बाएं किनारे पर देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपके साल 1972 ईस्वी में असम से 2 जिलों को अलग करके कौन सा राज्य बनाया गया था। तो इसके आंसर हो जाते हैं फ्रेंड्स आपके मेघालय राज्य। मेघालय आपके करेक्ट आंसर हो जाते हैं। तो इनसे संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। मेघालय का गठन जो है आपके असम के अंतर्गत 2 अप्रैल 1970 ईस्वी को किया गया था। एक स्वतःशासी राज्य के रूप में किया गया है। एक पूर्ण राज्य के रूप में मेघालय जो है 21 जनवरी 1972 ईस्वी में अस्तित्व में आया था। और पूर्ण राज्य के रूप में कब अस्तित्व में आया था? तो आपके 1972 ईस्वी में आया था। फ्रेंड्स, आप अगर आने वाले एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि आपके अगर अगले शिफ्ट में एग्जाम है, तो ये सेशन भी आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि फ्रेंड्स आपके इसी आधार पर आप अपनी तैयारी को मजबूत बना पाएंगे। और जिस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं फ्रेंड्स, आप उस टॉपिक को एक बार रिविजन जरूर कर लीजिएगा। फिर आ गया फ्रेंड्स आपके पॉलिटी से संबंधित क्वेश्चन। पॉलिटी से क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स आपके 6 से 7 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं प्रत्येक शिफ्ट में। तो आप कोशिश कीजिए फ्रेंड्स आपके जो है पॉलिटी के क्वेश्चन जो बनते हैं आप उसको एक बार रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन था आपके भारतीय भाषाओं का उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में है। तो ये जो भाषाओं का उल्लेख है ये आपके 8वीं अनुसूची से संबंधित है, यानी 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख किया गया है। इनके साथ ही ध्यान रखिएगा 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाओं का उल्लेख है, जो जिनमें आपके आधिकारिक भाषाओं के रूप में मान्यता दी गई है, यानी 22 भाषाओं को आधिकारिक रूप से मान्यता दी गई थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपके 1857 के विद्रोह में लखनऊ पर किस ब्रिटिश सेनापति ने हमला किया था और विद्रोह को दबा दिया गया था। यानी कि फ्रेंड्स आपके जो है ब्रिटिश सेनापति कोलिन कैंपबेल के द्वारा ये विद्रोह को दबा दिया गया था। यानी लखनऊ में जो विद्रोह हुआ था 1857 का विद्रोह, ये किसके द्वारा दबाया गया था? तो आपके अंग्रेजी जो सेनापति थे आपके कैंपबेल के द्वारा इसको दबा दिया जाता है। अगला पूछा गया था आपके 1858 के ग्वालियर युद्ध के बाद रानी लक्ष्मीबाई के साथ क्या हुआ था। ये तो फ्रेंड्स आपके सटीक ऑप्शंस नहीं मिल पाए थे, तो लेकिन इनके जो फ्रेंड्स आपके राइट आंसर होते हैं मैं इसको बता दे रहा हूँ। आपके 18 जून 1858 ईस्वी को ग्वालियर के पास कोटा की सराय में अंग्रेजों से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई शहीद हो गए। इनके शहीद होने के बाद अगले 3 दिनों में अंग्रेजों ने ग्वालियर के किले पर कब्जा कर लिया था। यानी कि फ्रेंड्स आपके रानी लक्ष्मीबाई शहीद होने के जो है अगले 3 दिनों के बाद ही ग्वालियर पर कब्जा कर लेते हैं। और महारानी की मृत्यु कहाँ हो जाती है? रानी लक्ष्मीबाई की, तो आपके ग्वालियर पे 1958 में इसकी मृत्यु हो जाती है। सॉरी फ्रेंड्स आपके 1858 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। अगला पूछा गया था आपके 1857 से ही। फ्रेंड्स आपके 1857 की क्रांति से रिलेटेड कई सारे सवाल पूछे जाते हैं और पॉलिटी से सवाल पूछे जाते हैं। तो आप कोशिश कीजिए फ्रेंड्स आपके जो पॉलिटी से क्वेश्चन बनते हैं और 1857 की क्रांति से जो क्वेश्चन बनते हैं आप उसको एक बार जरूर रिवीजन कर लीजिएगा। पूछा गया था आपके 1857 के विद्रोह में कौन से कथन गलत है, गलत के संदर्भ में पूछा गया था। तो इनमें से जो सही कथन है उसको देख लेते हैं।
1857 की क्रांति का मुख्य कार्रवाई के बारे में गलत कथन है कि 1857 की क्रांति सफल रही, ये कथन गलत है, क्योंकि 1857 के विद्रोह ब्रिटिश शासन काल को उखाड़ फेंकने में सफल नहीं हुआ, ये आपके सही हो जाता। अंततः ब्रिटिश सेनाओं द्वारा दबा दिया गया, जिससे यह सफल विद्रोह बन गया था। इस तरह से आपके राइट आंसर हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन से आपको पूछा गया था, इनमें से कौन से धर्म का पहला शिखर सम्मेलन 2024 ईस्वी में दिल्ली में आयोजित किया गया है? यानी कौन से धर्म का पहला शिखर सम्मेलन था जो आपके 2024 में दिल्ली में आयोजित किया गया था? इसके आंसर हो जाते हैं फ्रेंड्स आपके भारत के संस्कृति मंत्रालय और अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ जो है आपके 5 से 6 नवंबर 2024 को नई दिल्ली में पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन हुआ। यानी कौन सा शिखर सम्मेलन था? तो आपके एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन था, आयोजित कर रहे हैं। इसका विषय जो था फ्रेंड्स, ये ध्यान रखिएगा, आपके इनका विषय जो था एशिया को मजबूत करने में बुद्ध धर्म की भूमिका है। ये जो किस क्या भूमिका थी, ये जो है ये लाइन एशिया को मजबूत करने में बुद्ध धर्म की भूमिका के बारे में जो है इसका विषय रखा गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपके हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड। हड़प्पा सभ्यता के क्वेश्चन आपके लगातार देखने को मिल रहे हैं। हड़प्पा सभ्यता की खुदाई 1921 ईस्वी में किसने कराई थी? तो आंसर हो जाता है आपके राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा 1921 ईस्वी में हड़प्पा की खुदाई की गई थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? यानी एक प्रकार का एक रिपोर्ट जारी किया गया था फ्रेंड्स, वो रिपोर्ट हालांकि नहीं है। इसके अनुसार जो था फ्रेंड्स आपके भारत में कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य के द्वारा होता है? तो आपके कर्नाटक राज्य के द्वारा होता है। अगला पूछा गया था आपके भारतीय वायुयान अधिनियम ने 2024 में किन विमान अधिनियम का स्थान लिया है? तो इसके आंसर हो जाते हैं विमान अधिनियम 1934 ईस्वी को भारतीय वायुयान अधिनियम 2024 से बदल दिया गया, जिससे यात्रियों के अधिकारों की रक्षा करने के नियम स्थापित हुए। साथ ही इस क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए नीतिगत माहौल को आसान हो गया। नीतिगत माहौल जो है आसान हो गया। तो ये कौन सा अधिनियम था? तो आपके 1934 ईस्वी का भारतीय वायुयान अधिनियम था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपके त्यौहार से रिलेटेड। ओणम त्यौहार किस देवता को समर्पित है? जिसके आंसर हो जाते हैं फ्रेंड्स आपके ओणम त्यौहार जो है आपके केरल राज्य का प्रमुख त्यौहार है। उसके बाद ये त्यौहार जो है आपके भगवान विष्णु के वामन अवतार और राजा बलि के स्वागत में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। ये जो त्यौहार जो है फ्रेंड्स आपके ओणम त्यौहार जो है आपके 10 दिनों तक चलता है। तो ध्यान रहे, आपके ओणम त्यौहार जो है फ्रेंड्स आपके जो भगवान विष्णु के वामन अवतार पर आधारित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपके करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन। 2024 में भारत के किस पड़ोसी देश ने खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए भारत के साथ समझौता किया है? तो हो जाता है आपके भूटान देश। भूटान देश जो है खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए भारत देश के साथ समझौता किया है। भारत भूटान खाद्य सुरक्षा समझौते के कुल 4 पक्षकार हैं, जिनमें से आपके भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण और इसकी स्थापना जो हुई थी फ्रेंड्स आपके 2008 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। ध्यान रखिएगा, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की स्थापना 2008 में हुई थी और जिनका मुख्यालय जो है फ्रेंड्स आपके नई दिल्ली में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपके निम्न में से किस नृत्य को एक आहार्य के नाम से भी जाना जाता है, जहां एक नर्तक एक ही प्रदर्शन में कई भूमिका निभाते हैं? इसका आंसर हो जाता है फ्रेंड्स आपके भरतनाट्यम। भरतनाट्यम को जो है एक आहार्य त्यौहार के नाम से भी जाना जाता है। अगला पूछा गया था निम्न में से कौन सी योजना जिसमें यूथ को ओलंपिक में बढ़ावा देने की सहायता करती है? इसके आंसर हो जाते हैं ओलंपिक और पैरा ओलंपिक में भारत के प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए जो है युवा मामले और खेल मंत्रालय ने सितंबर 2024 में टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम शुरू की है। यानी इसके जो राइट आंसर हो जाते हैं फ्रेंड्स आपके आंसर हो जाते हैं टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम के साथ जो है शुरू की है। यानी कौन सी सहायता शुरू की है? तो आपके ध्यान रहे आपके टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम शुरू की गई है। और ये कब शुरू की गई थी? तो 2014 से ये कार्यरत है। किसको बढ़ावा देगा? तो आपके यूथ ओलंपिक को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है। साथ ही फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन पूछा गया था संविधान से रिलेटेड। फ्रेंड्स आपको मैं फिर एक बार बताना चाहूँगा कि आपके संविधान से रिलेटेड और 1857 की क्रांति से रिलेटेड जो है एग्जाम पे ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो आप उसको कोशिश कीजिए फ्रेंड्स, उसको एक बार रिविजन जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन पूछा गया था आपके भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी और अक्षमता जैसे कुछ मामलों में काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता के अधिकार को सुरक्षित करने का निर्देश देता है? जिसके आंसर हो जाता है आपके अनुच्छेद 41। अनुच्छेद 41 जो है ये इन मामलों में जो है सुरक्षित करने का निर्देश देता है और यह जो है एक समाजवादी सिद्धांतों पर आधारित राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से एक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपके भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि राज्य नागरिकों के पिछड़े वर्गों के पक्ष में सरकारी क्षेत्रों या फिर नौकरियों में पदों के आरक्षण के लिए कानून बना सकता है? इसका आंसर हो जाता है आपके अनुच्छेद 16 के खंड 4 में। 16 के खंड 4 में जो है इन सभी का उल्लेख किया गया है। ये आपके राइट आंसर हो जाते हैं। अगला पूछा गया था फ्रेंड्स आपके साइंस से संबंधित क्वेश्चंस और ये क्वेश्चन जो है आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के रूप में पूछ लिया गया था। क्वेश्चन था एक 220 वोल्ट तथा प्रतिरोध 110 ओम है, तो धारा की वैल्यू क्या होगी? यानी धारा ज्ञात करने के लिए पूछा गया था। तो आप फ्रेंड्स
विभवांतर परावर्तक फॉर्मूला जानते होंगे, V बराबर IR आपके फॉर्मूला बनते हैं। तो आप में इसमें यूज करना नहीं था, आपको जो है सभी का मान रख देना पड़ता। वोल्ट आपका दिया गया था 220 वोल्ट और धारा आपको ज्ञात करना था और प्रतिरोध दिया गया था आपके 110 ओम। इस तरह से बराबर के इस पार उस पर अगर डिवाइड करते तो हमें कितने की प्राप्ति आ जाती, तो यानी 2 की प्राप्ति हो जाती। इस तरह से हमारा धारा जो निकल के आता हमारा 2 निकल के आ जाता। इस तरह से हमारे राइट आंसर हो जाते 2 एम्पियर की धारा होगी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था रेडियोधर्मिता से रिलेटेड, यानी सान से संबंधित क्वेश्चन। रेडियोधर्मिता का मात्रक क्या होता है? इससे पहले फ्रेंड्स कुछ पॉइंट्स जान लेते हैं। सबसे पहले रेडियोधर्मिता के तात्पर्य उन कणों से है जो परमाणु अस्थिरता के परिणाम स्वरूप नाभिक से उत्सर्जित होते हैं और इनकी जो खोज की गई थी फ्रेंड्स आपके 1896 ईस्वी में हेनरी बेक्यूरेल के द्वारा खोज किया गया था। तो यानी ध्यान रखिएगा, आपके आने वाली शिफ्ट में अगर ये सवाल पूछे जाते हैं कि हेनरी बेक्यूरेल के द्वारा रेडियोधर्मिता की खोज कब की गई थी, तो आंसर हो जाएंगे आपके 1896 ईस्वी में खोजी गई थी। इनके साथ ही और पॉइंट्स देखिएगा, इसकी जो रेडियोधर्मिता की तत्वों में कौन से किरण निकलते हैं, तो आपके अल्फा किरण निकलते हैं, बीटा किरण निकलते हैं और गामा किरण निकलते हैं। इन 3 किरणों का उत्सर्जन होता है आपके रेडियोधर्मी तत्वों के द्वारा। और क्यूरी रेडियोधर्मिता की एक गैर एसआई इकाई है। तो ध्यान रखें फ्रेंड्स, आपके क्यूरी जो है रेडियोधर्मिता की एक गैर एसआई इकाई है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना किस वर्ष शुरू किया गया था? तो इसका आंसर हो जाता है आपके 25 सितंबर 2014 ईस्वी को जो है इसका शुरुआत किया गया था। और ये जो शुरुआत किया गया था फ्रेंड्स आपके पीएम मोदी जी के द्वारा शुरुआत किया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपके खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023-24 में तमिलनाडु का कौन सा खेल को पहली बार प्रदर्शित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाता है फ्रेंड्स आपके 19 जनवरी 2024 ईस्वी को तमिलनाडु में ये पहली बार प्रदर्शन किया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं उन्हीं से। तमिलनाडु के पैरा ओलंपिक खेल सिलंबन को खेलो इंडिया यूथ गेम्स के इतिहास में पहली बार डेमो खेल के रूप में प्रदर्शित किया गया था। कौन सा खेल था फ्रेंड्स? आपके खेलो इंडिया यूथ गेम्स के रूप में जो है सिलंबम को पहली बार पेश किया गया था। साथ ही फ्रेंड्स यह भी पॉइंट्स ध्यान रखिएगा, यह पहली बार था जब खेलो इंडिया यूथ गेम्स दक्षिण भारत में आयोजित हो रहा था और तमिलनाडु में हो रहा था। और इस प्रकार से जो है आपके दक्षिण भारत में पहली बार इस खेल का आयोजन हो रहा था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था 2024 में 9 हवाई अड्डे पर डीजी यात्रा शुरू होने के साथ अब तक कुल कितने हवाई अड्डों पर डीजी यात्रा शुरू हो गया है? इस तरह से फ्रेंड्स आपके जो है कुल संख्या बढ़कर जो हो गए हैं आपके 24 हो गए हैं। कितने हो गए? 24 हो गए हैं। तो ध्यान रखिएगा, डीजी यात्रा सक्षम हवाई अड्डों की अब कुल संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? तो 24 हो गई है। इनके साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिएगा, केंद्रीय मंत्री श्री राम मोहन नायडू ने 9 अन्य हवाई अड्डों पर डीजी यात्रा सुविधा का उद्घाटन किया था। और इनका जो उद्घाटन किया गया था आपके मोहन नायडू के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपके, अगला क्वेश्चन था आपके नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2024 तक कुल एफडीआई क्या था? इस तरह से क्वेश्चन आपका था फ्रेंड्स। हालांकि फ्रेंड्स क्वेश्चन थोड़ा इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन आपके इसी बेस पर आपके क्वेश्चन पूछे गए थे। दिसंबर तक कुल एफडीआई के मामले से ही संबंधित आपके क्वेश्चन था। इससे संबंधित देखिएगा, इसका आंसर हो जाते हैं भारत की एफडीआई यात्रा $1 ट्रिलियन तक पहुंच गई है। कितने तक पहुंच गई है? तो आपके $1 ट्रिलियन तक पहुंच गई थी। इनके साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान रखिएगा, वित्त वर्ष 2024-25 की पहली 6 माही में 26% की वृद्धि के साथ $42.1 बिलियन की वृद्धि होगी। और इनका उम्मीद रखा गया है फ्रेंड्स कि 2024-25 में जो है $42.1 बिलियन तक की वृद्धि होने की संभावना रखी गई है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स आपके मौर्योत्तर काल से संबंधित और उनके अधिकारियों का कार्य से संबंधित पूछा गया था। तो हमें तो सटीक ऑप्शन नहीं मिल पाए हैं फ्रेंड्स, तो ये जितना है उतना मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ आपके लिए हेल्पफुल हो, ताकि आप अपने एग्जाम पे जो है सतर्क हो सके और इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर फ्रेंड्स आपको ये सेशन पसंद आ रही है, आपके लिए हेल्पफुल हो रही है, तो सेशन को एक लाइक और एक शेयर जरूर कीजिएगा। और आप अगर हमारे इस उद्धव क्लासेस पर नए हैं तो उद्धव क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको हमारा आने वाले इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। एक तरफ देखते हैं हम लोग प्रदेशता। प्रदेशता किसे कहते हैं? तो आपके आपराधिक न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को क्या कहते हैं? तो आपके प्रदेशता कहते हैं। जबकि मुख्य कोषालय अधिकारी को क्या कहते हैं? तो सन्निधाता कहते हैं। जबकि जिला अधिकारी को क्या कहते हैं? तो उसको प्रदेशिका कहते हैं। ये 3 पॉइंट ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, आपके इन्हीं 3 पॉइंट्स में से आपके राइट आंसर हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था मौर्य काल में किलों की सुरक्षा करने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो उसको दुर्गपाल कहा जाता था। यानी कि फ्रेंड्स आपके ये क्वेश्चन जो है इसी बेस पर पूछे गए थे। अगले क्वेश्चन से हमारा, भारत में स्पीड पोस्ट सेवा कब प्रारंभ हुई थी? भारत में जो स्पीड पोस्ट सेवा प्रारंभ हुई थी ये कब हुई थी? तो आपके आंसर हो जाते हैं 1986 में जो है इसकी सेवा की शुरुआत की गई थी। भारतीय डाक विभाग द्वारा प्रारंभ की गई थी। और किसके द्वारा प्रारंभ की थी? तो भारतीय डाक विभाग के द्वारा प्रारंभ की गई थी 1986 में। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपके, किशोरी अमोनकर का संबंध किस घराने से है? जिसका आंसर हो जाता है फ्रेंड्स आपके किशोरी अमोनकर का जो है ये शास्त्रीय गायिका थी, यानी भारतीय शास्त्रीय क्या गायिका थी। और यह जो है आपके जयपुर घराने से संबंधित थी। किस घराने से थी? आपके जयपुर घराने से आपके राइट आंसर हो जाते हैं। साथ ही फ्रेंड्स यह भी ध्यान रखिएगा, आपके पद्म विभूषण
सॉरी फ्रेंड्स, पद्म भूषण जो दिया गया था आपके इसे 1987 ईस्वी में दिया गया था, और पद्म विभूषण जो है फ्रेंड्स आपके 2000 ईस्वी में 2002 ईस्वी में दिया गया था, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को रीट जारी करने का अधिकार देता है? इसका आंसर हो जाता है फ्रेंड्स आपके जो है सर्वोच्च न्यायालय की बात कही है, तो सर्वोच्च न्यायालय जो रीट जारी कर सकता है आपके अनुच्छेद 32 के तहत जो है रीट जारी कर सकता है। वहीं अगर फ्रेंड्स आपके उच्च न्यायालय की अगर बात की जाए तो उच्च न्यायालय जो है अनुच्छेद 226 के तहत जो है आपके रीट जारी कर सकता है। और ये रीट जो है फ्रेंड्स आपके 5 प्रकार से रीट जारी किया जा सकता है, और 5 प्रकार क्या क्या है फ्रेंड्स? तो आपके बंदी प्रत्यक्षीकरण है, परमादेश है, प्रतिषेध है, उत्प्रेषण है और अधिकार परीक्षा से। इन 5 प्रकार से जो है रिट जारी कर सकता है। तो ध्यान रहे, सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत और हाई कोर्ट जो जारी करेंगे आपके 226 के तहत जारी कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपके, स्वतंत्रता से पहले कृषि के अलावा आय का और क्या साधन था? तो इनमें से फ्रेंड्स आपके ऑप्शन दिए गए थे, सूती वस्त्र उद्योग था और चीनी उद्योग था। तो इस तरह से आपके जो राइट आंसर हो जाते आपके चीनी उद्योग हो जाता है आपका कृषि के अलावा जो आय का मुख्य स्रोत था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपके, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का नारा दिया गया था, यानी किसके द्वारा जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में कौन सा नारा दिया गया था, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जो फ्रेंड्स आपके कई सारे क्रांतिकारियों के द्वारा अलग अलग नारे दिए गए थे। इनमें से जो आपके ऑप्शन था फ्रेंड्स आपके राइट आंसर होते वो हो जाते, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये नारा आपका जो है बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा दिया गया था, ये आपके राइट आंसर हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपके, ये क्वेश्चन जो फ्रेंड्स हमें टेलीग्राम से प्राप्त हुआ था, यानी टेलीग्राम से जो स्टूडेंट के द्वारा भेजा गया था वही है। तो ध्यान रखिएगा, आपके 2024 में TCS ने ब्राज़ील के साथ किस चीज़ के लिए एग्रीमेंट किया गया है? तो आपके आंसर हो जाते हैं फ्रेंड्स आपके साइबर सिक्योरिटी, यानी इसके साथ जो है आपके ब्राज़ील के साथ एग्रीमेंट किया था। ऑप्शंस में था आपके साइबर सिक्योरिटी, ये आपके राइट आंसर हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपके मौलिक अधिकार से रिलेटेड, मौलिक अधिकार को लागू करवाने का कार्य किसका होता है? तो आपके सुप्रीम कोर्ट का कार्य होता है, ये आपके राइट आंसर हो जाते हैं। अगला पूछा गया था आपके, भारत ने मालदीव के साथ कितने मिलियन डॉलर रुपए का एग्रीमेंट किए थे? तो आपके 750 मिलियन डॉलर के साथ एग्रीमेंट किए थे। ऑप्शन में अगर 750 रहता तो फ्रेंड्स यही आपके राइट आंसर हो जाते हैं। अब ऑप्शन पर निर्भर करेगा फ्रेंड्स कि आपने क्या टिक किया है ऑप्शन, और आपके ऑप्शन क्या थे। तो फ्रेंड्स ये आज का ये सेशन यहीं से समाप्त हुआ, जो फ्रेंड्स आपके फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस था। अगर फ्रेंड्स ये सेशन आपको पसंद आई है, आपके लिए हेल्पफुल हुई है, तो सेशन को एक लाइक और एक शेयर जरूर कर दीजिएगा। और आप अगर हमारे इस उद्धव क्लासेस पर नहीं है तो उद्धव क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको मेरा आने वाले इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो आप तक पहुँच सके। अब फिर मिलते हैं फ्रेंड्स इसी तरह के सेकंड शिफ्ट के साथ नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।